इतना ज़्यादा जब ये यूपीएससी का सक्सेस रेट हम देखते हैं 0.036% तक हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि जब मैंने 2022 में फर्स्ट प्रीलिम बोलते हैं, प्रीलिम जो पहला बोलता है उसमें 2 एग्जाम होते हैं, उसके अंदर 5,80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। जबकि हमारा जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए वो हुए 9,200 और 9,200 ने मेंस का एग्जाम दिया, लेकिन इंटरव्यू के लिए सिर्फ हम 2600 बच्चे सेलेक्ट हुए। 5,80,000 में से इंटरव्यू तक केवल 2600 बच्चे पहुंचे। 5,80,000 में से कमाल देखिए। उस टाइम 933 बच्चों को ही यूपीएससी इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट किया गया और मेरी रैंक थी 935। तो ये चीज़ें क्या है कि सक्सेस रेट बहुत कम है, और उस चीज़ को एक बच्चे के पास एक जॉब के पीछे कम से कम गवर्नमेंट जॉब में 1 से 1.5 लाख के आसपास बच्चे फाइट करते हैं। उसको पिछाड़ के आगे निकलना बहुत मायने रखता है, और उसके लिए आपको एक सही मार्गदर्शन, पढ़ते तो हर कोई है, आपकी क्लास में भी ये टीचर एक ही पढ़ाता है, लेकिन क्लास में ऐसा बच्चा भी है जिसके 40% मुश्किल से होते हैं। एक बच्चा तो ऐसा मिल जाएगा बस पास हो जाए काफी है, बट उसी क्लास में एक बच्चा ऐसा भी नहीं मैंने 100 में से 100 ही लेने हैं, ऐसे ही बच्चा मिल जाएगा। लेकिन ये एक मार्गदर्शन, वो क्या पढ़ रहा कंटेंट मायने रखता है, पढ़ाने वाला टीचर एक। तो मैं सभी बच्चों को यही कहूँगी कि यदि किसी बच्चे ने अपनी लाइफ में सक्सेस थोड़ा सा जुनून रखिए और एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। आपकी 2-3 साल ही है लाइफ की, यदि अभी आपने मेहनत कर ली तो सारी उम्र आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। और यदि 2-3 साल की आपने एंजॉयमेंट में एक बचपना, अभी तो कुछ नहीं होता, ऐसे भी बोलते होगे ना, अभी कुछ नहीं होता, अभी तो नॉर्मल है, चलता है, आगे पढ़ लेंगे। सिर्फ यही एंजॉयमेंट के दिन आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन के अंदर लगा दिए तो सारी लाइफ आपको, और यदि एंजॉयमेंट के बाद निकालोगे तो फिर आपको सारी उम्र, लड़कियां हैं क्या करोगी, लड़कियां शादी कर देंगे करके, शादी करने के बाद वही जो आपकी माँ दादी करके आई है वही आप करोगे। यदि आप अपनी माँ दादी से सीख लेंगे, कुछ अलग करना चाहते हो तो अभी से बेटा थोड़ा सा समझ करना स्टार्ट। जिस बच्चे को जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगी। कोई +2 का बच्चा है ना, कौन सी साइड से, आर्ट क्या करना है, यूपीएससी करना है। यूपीएससी के लिए किसी अभी कैसे सोचा कि तुम्हें यूपीएससी ही करना है? मैंने ये नहीं कहा कि आगे क्या करोगे, कैसे सोचा कि मैंने यूपीएससी ही करनी है। कोई तो देखो होगा ना, किसको देख के इंस्पायर हुए? दृष्टि काफी अच्छी दृष्टि थी इसमें। तो बेटा उसके लिए अभी से यूपीएससी ये नहीं कहती कि कुछ अलग से ही पढ़ना होता है, सिर्फ आपकी जो स्कूलिंग है वही यूपीएससी में पूछा सकते हैं। अभी +2 में है तो +2 के साथ साथ आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाके अपना टाइम वेस्ट करें। अभी मैंने इनको पॉलिटिकल सब्जेक्ट टीच किया, तो ये चीज़ें जो आप बोल रहे हो लाइन टू लाइन कंटेंट वाइज डीपली आपने उसको अध्ययन करना है एनसीईआरटी को, और खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ। और उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है कि पॉलिटी के अंदर तो एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अब तो एनसीईआरटी है, उसके बाद जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, एक बहुत ही अच्छे राइटर है लक्ष्मीकांत की जो हम पढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के लिए, बट उसकी लैंग्वेज समझना जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं समझ सकता।
मैंने कुछ बच्चे, जैसे ये गुड़िया है मेरे साथ है, स्टूडेंट ही है मेरे, इसकी सिस्टर अभी मेरे पास कोचिंग में थी, सिलेक्शन हुआ डी में, और इन्हीं का भाई का सिलेक्शन हुआ है मेरे ही सेंटर में 1 साल से ही बिजली विभाग में ऐसे। तो अब वो गुड़िया HCS की तैयारी में, जब उसको लक्ष्मीकांत पढ़ाने के लिए बोला कि बेटा एक बार देखना, उसने एक जवाब दिया, काफी इंटेलिजेंट लड़की BSc उन्होंने किया हुआ है RKT कॉलेज से, उसने कहा मैडम जी हमारे को नहीं समझ में आएगी कैसी लैंग्वेज है। उस चीज को लैंग्वेज कब समझ में आएगी, जब आपको पॉलिटी की लैंग्वेज को, क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माता थे वो तो सभी बड़ी, और एक वकील की ही लैंग्वेज उसके अंदर लिखी हुई है हमारे संविधान में, और उस चीज को आज तो हम आसान तरीके से समझा देते हैं, पर जब बच्चा एग्जाम के अंदर बैठता है तो वो चीज़ नहीं समझता। तो बेटा NCERT अभी +2 भी तो ही करते, +2 का जो सिलेबस है वो 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। जो चैप्टर है जो आज आप पढ़ रहे हो पॉलिटी के अंदर, जो भी आर्टिकल्स हैं या फिर हमारे बहुत सारे जितनी भी संसद है, राष्ट्रपति है या फिर राज्य प्रशासनिक इकाइयाँ, ये सारी की सारी 6 क्लास से भी स्टार्ट हो जाती है। आप +2 के साथ साथ 6 से NCERT पढ़ना भी स्टार्ट करें, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे आपका +2 का तो भी सिलेबस अच्छे से कवर हो पाएगा, साथ में आपको UPSC के लिए भी काफ़ी हेल्प होगी। और जब भी आप पढ़ोगे साथ में जितने खुद के नोट्स अच्छे होते हैं, किसी भी कितना ही अच्छा राइटर हो उसकी बुक नहीं अच्छी से। बस ये असेंबली में ये सभी बैठे हैं, ये चीज़ असेंबली में भी मैं बार बार बोलता हूँ, मैम ने भी वही चीज़ बोली, बोलता हूँ कि नहीं, मेरा फोकस मैम इसी पर रहता है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता आपने +2 कर दी, सर्टिफिकेट ले लिया, 10th कर ली। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि बच्चे को रोजगार वाली शिक्षा देनी चाहिए, और उसके लिए मार्गदर्शन करना ही आज के अध्यापक की प्रमुख भूमिका है। अन्यथा बेटे आपके आसपास पढ़ाएगा, गूगल पे सारा कुछ है, यूट्यूब पे सारा कुछ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है सर, बच्चे क्या है कि यूट्यूब पे कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, तो यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। बच्चे यही डिसाइड नहीं कर पाते, आज डॉक्टर कोई अच्छा यूट्यूबर देख लिया तो बच्चे का मन में आएगा डॉक्टर बन जाए, कल को कोई लॉयर देख लिया तो नहीं मैंने तो LLB करनी है और लॉयर बनना है। वो डिसाइड नहीं कर पाते, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि करना एक्चुअली क्या है और किस तरीके जो इंटरेस्ट है। बेटा परिवार में ये है कि माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, ये चाहते हैं ना डॉक्टर बने या फिर कोई अन्य जॉब में, इंजीनियर की साइड बच्चे, मेडिकल नॉन मेडिकल में ज़्यादा बच्चे आजकल जा रहे हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट किस साइड है, आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपकी पकड़ में है उस पर बिल्कुल फोकस करके, क्योंकि जब आप यही नहीं पता कर पाओगे कि आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्या है, आपकी सब्जेक्ट के अंदर पकड़ कितनी है, तो आप UPSC के लिए ऑप्शनल की आवश्यकता होती है, वो ऑप्शनल आप नहीं। मैम एक मिनट में बीच में बोलना चाहिए, क्योंकि ना तो स्ट्रीम मायने रखता, ना कोई सब्जेक्ट मायने रखता, सिर्फ ये चीज़ है कि आप बेहतर किस उसमें कर सकते हो। अब होम साइंस है, सबसे आसान सब्जेक्ट मानते हैं हम लोग, होम साइंस की लेक्चरर की पोस्ट खाली रही हरियाणा के अंदर, बच्चे नहीं जाना चाहते, बच्चे जो नहीं आर्ट जाना लेता है चाहते, ना उसको तो नालायक समझा जाता है। होम साइंस से आज MSc ये भी कर बना हुआ है व्यू सभी का, जो भी बच्चा मेडिकल या नॉन मेडिकल से है तो मेरे बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, शाबाश। कॉमर्स वाले को थोड़ी सी कम वैल्यू है बट है वैल्यू, लेकिन जिस बच्चे ने ये बोल दिया ना आर्ट, बस माइंड मैप इतना ही बना हुआ है कि ये तो बिल्कुल नालायक है, ये नहीं कर सकता कुछ। लेकिन जो बच्चा आर्ट वाला कर सकता है ना, वो मेडिकल और नॉन मेडिकल वाला नहीं कर सकता, क्योंकि जो UPSC और HCS में हम जाते हैं ना सिविल सर्विस के अंदर, सबसे एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DC जब लगता है तो उसकी पावर जो होती है सभी उसके नीचे होती है। एक डिस्ट्रिक्ट का राजा कह सकते हैं हम DC को, उसके अंदर में जितनी भी प्रशासनिक इकाइयाँ उसके अंदर ही आती हैं।
लेकिन जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाला है वो क्या कर लेगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा। और मेडिकल नॉन मेडिकल के सब्जेक्टों का कोई रोल नहीं है यूपीएससी और एचएससी में। सिर्फ आर्ट वाले सब्जेक्ट ही मायने रखते हैं और आपकी समझ कि आप सब्जेक्ट को नॉलेज के लिए समझ रहे हैं या फिर सिलेबस कवर करने के लिए समझ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, किताब उठाई कि सिलेबस कवर करना है। कभी भी पढ़ाई करोगे, कोई भी चीज पढ़ोगे, ये सोचकर मत पढ़ना कि मेरे को सिलेबस कवर करना है और मेरी क्लास में टॉप करना है या नंबर अच्छे लाना है। बस जब भी किसी चीज को पढ़ोगे सिर्फ ये समझ के कि मेरे को इससे ज्ञान लेना है, कुछ ना कुछ सीखना है। एक क्लास में पढ़ा तो उससे पढ़ने के बाद ये सोचो कि मैंने इससे सीखा क्या है। यदि आप यही डिसाइड नहीं कर पाए कि सीखा क्या है तो फिर उसका सिलेबस कवर करने का कोई भी फायदा आपकी लाइफ में नहीं होने वाला। और जब सीखने के लिए पढ़ोगे तब वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। 11वीं और 12वीं और मोस्टली बच्चों के पास सब्जेक्ट कौन से हैं? कॉमर्स के और आर्ट के, यानी नॉन मेडिकल मेडिकल के नहीं है। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और मुझे आप जानते हो मेरा नाम भी मीना है और जो मैडम आए हुए हैं उनका नाम भी मीना कुमारी है। और ये इन्होंने यूपीएससी की हुई है पहले 2022 में। इससे पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ थी इनकी। एजुकेशन सिस्टम आपको पता है 2011 में इनकी शादी हो गई थी। तो आप समझो +2 भी इन्होंने आगे ससुराल में की है, यानी +2 के बाद ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन वो ओपन से किया है, नहीं किसी कॉलेज में जाके। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मानो कि स्टैंड लेना का मतलब ये है कि मैडम ने जो ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की वो ओपन से की, कॉलेज में नहीं गई, ना ही किसी कोचिंग संस्था में जाके कोचिंग ली, फिर भी ये यूपीएससी तक पहुंची। यूपीएससी का जो एग्जाम है हमारे इंडिया में बिल्कुल टफेस्ट एग्जाम माना जाता है सब में, और हरियाणा में एचसीएस का, ये सबको पता है। कुछ आप में से लड़कियां बैठी हैं जिनका सपना है यूपीएससी करने का, कि हम यूपीएससी करेंगे या एचसीएस का कोई एग्जाम देंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बैंकिंग लाइन में जाएंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैडम आपको बताएंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको उस लेवल तक पहुंचना है। क्योंकि जो इनकी परिस्थितियां रही हैं, अपनी भी परिस्थितियां वही हैं, नहीं अच्छी परिस्थितियों से तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ गई। गरीब परिवार से हैं। मैडम को ऑफर भी आया था कि विकास त्रिवेदी सर, आप सब देखते हो फोन पे, काफी लड़कियां जानती हैं उनको, यूपीएससी के हैं जो, तो उनसे ऑफर आया था कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाओ। तो मैडम ने कहा कि सारे बच्चे दिल्ली आके कोचिंग लेंगे तो हमारे कैपिटल वाले बच्चों को कौन पढ़ाएगा भाई। अगर सारे बच्चे, तो जरूरी नहीं है कि सबके पास इतना पैसा है कि दिल्ली तक जाए, 10-10 हज़ार रुपए का रेंट होता है, कोचिंग संस्थाएं लाख 2-2, 4-4 लाख में वहाँ कोचिंग मिलती है। तो किस तरीके से ये वहाँ तक पहुँची और किस तरीके से इन्होंने वो चीज अचीव की। अब ये कोचिंग सेंटर जैसे विकास त्रिवेदी सर चला रहे हैं ना दिल्ली में, वही चीज इन्होंने अब कैपिटल में किया है। वो किस तरीके से किया वो आपको बताएंगी। मीना को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए सभी बच्चों का एक मोटो रहता है कि हम जो स्टडी करें ये कहीं अच्छे लेवल तक जाए। सभी का ये कोई ऐसे तो नहीं स्टडी कर रहा कि मैंने सिर्फ 12वीं पास किया उसके बाद कर रहा है। सभी जब भी कोई भी एग्जाम करियर करता है, 10th का होगा, 10th करियर करने का मकसद यही था कि +1 में जाके आगे +2 में जाएंगे ताकि कोई अच्छी जॉब क्रैक कर सके। सभी आपके टीचर भी ऐसे हैं जिन्होंने भी इसी जो चीज़ें जिस रास्ते से आप चले वो उसी रास्ते से होकर आपके टीचर भी चले, और उन्हीं में से मैंने भी आपकी तरह ही स्टडी की है। +1 तक मैंने मेरे गांव जो कि बेंदरखा में नरवाना के पास है, वहीं पर +1 तक मैंने स्टडी की। इसके बाद +2 में जून की जो छुट्टियाँ होती है उसमें मेरी शादी हो गई थी। काफ़ी छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने जैसे मैडम ने बताया कि अपनी स्टडी को जारी रखा। 2 ऑप्शन थे उस समय मेरे सामने,
ससुराल वालों ने मना कर दिया था नहीं पढ़ाना, क्या करोगे पढ़ के। वैसे भी मेरी नंद है जो वो पढ़ी नहीं, तो आगे बहू को पढ़ाना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आज तो फिर भी एक नज़रिया बदल चुका है, लेकिन 2011 में ऐसा नहीं था कि कोई बहू जाके कहीं पढ़े, इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ओपन से ही करूँ। और मैंने एक मुंह दिखाया इससे पैसे मिलते शादी के बाद, उन्हीं से अपने ओपन से प्लस पे कर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की ओपन से ही की, और इकोनॉमिक्स से मैंने MSc की है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही की है दोनों। और उसके बाद 2021 में मेरे को पता चला कि UPSC में कोई चीज़ होती है। मैं उस टीचर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मेरे को इस चीज़ का पता किया कि UPSC या HCS भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ एक घटना ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। जैसे कि हार्ट राउंड सभी बच्चे जानते हैं, उस समय कोचिंग देता था हार्ट कोचिंग, और उनमें कोचिंग के लिए जाने वाली भी मैं थी। जब मैं गई तो HCS के फॉर्म भी ओपन हुए, तो मैंने टीचर से पूछा सर क्या ऐसे फॉर्म हो सकते हैं। एक टीचर होता है बच्चे को उत्साहित करता है कि नहीं पढ़ो बहुत अच्छा है कर सकते हो। हमारा टीचर था बोला बुढ़िया तो क्या सोचा 6 महीने की कोचिंग लेकर तो HCS कर दिया करते हम पागल थोड़े ना 3-4 साल तक बैठे हैं। उसी टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं पढ़ूँ, और मालिक ने भी साथ दिया और मेरी मेहनत भी कामयाब हुई। और उसी टाइम HCS में मेरा पहली बार में टीम करीब हो गया था जब भी सर मुझे। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी की और UPSC 2022 का मैंने प्री भी किया, मेंस भी किया, और इंटरव्यू UPSC बिल्डिंग के सामने खड़ा होना जो कि दिल्ली में है, एक बच्चे का सपना होता है। वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू फेस किया। कुछ ना कुछ ही कह सकते कमी हुई होगी मेरे, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल ही हर तरीके से सक्षम हूँ, बट कोई ना कोई कमी थी मेरे में जिस कारण से मैं UPSC में इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाई। 112 नंबर मेरे को UPSC इंटरव्यू के दौरान मिले। उन्होंने मिनिमम नंबर के लिए, क्योंकि UPSC का रूल होता है कि कोई भी बच्चा कोई भी कैंडिडेट है उसको UPSC बोर्ड फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि UPSC बाकायदा 2 प्री एग्जाम्स होते हैं, जिसमें एक CSET होता है जिसमें आपकी मैथ रीजनिंग या फिर आपके डिसीजन मेकिंग होता है। उसके बाद GS होता है। GS का जो पेपर होता है उसी में आपकी रैंकिंग दी जाती है कि आप क्वालिफाई हो या नहीं।